ऋषि शर्मा पेज पर जाइए और लाइव बटन दबाइए। हाँ वही तो कर रहे हैं। तो लाइव तो दबाया, वो अभी पहले आपने स्टार्ट नहीं की होगी ना, मतलब स्टार्ट लाइव नहीं किया। इनको ये कैसे लिखा जाए कि मैंने लाइव बटन दबा दिया है? अब आप सुनाई पड़ेगा, हो गया है आप लाइव, सब सुनाई पड़ रहा है इसलिए। हेलो, हेलो, ऋषि जी नमस्कार। इस प्रोग्राम से, इस कार्यक्रम से जो भी जुड़े हुए साथी हैं उन सभी को नमस्कार करता हूं। हिंदी है जिंदगी का मैं बहुत आभारी हूं कि आज उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है आप सभी लोगों से बात करने का। आ गया इसमें, ये दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, आ चुका। वो टेढ़ा वाला ही है ना, दोबारा खींच। कैसे करूं? बैठ जाके? अरे यार तुमने वो करवा दिया, फिर जो आ गया। अब ठीक है। तो चेक करने में तो आएंगी। नमस्कार आप सभी साथियों को जो इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ऋषि जी के प्रति बहुत आभारी हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आप सभी लोगों से बात करने का ये अवसर हिंदी है ज़िंदगी के इस कार्यक्रम में प्रदान किया है। मैं आप सभी को पुनः नमस्कार करता हूं और आज मुझे जिस विषय पर बोलने के लिए कहा गया है वो विषय है किस्सा गोई के अंदाज में विज्ञान। इस विषय पर बात शुरू करूं मैं, इससे पहले मैं सोच रहा हूं कि शायद कुछ साथी और आ जाएं तो बातचीत में ज़्यादा आनंद आएगा और सभी लोग सुन सकेंगे। तो कुछ पल इसी तरह से बातचीत करते हैं कि किस्सा गोई में विज्ञान की बात थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है कि अक्सर कहा जाता है विज्ञान तो विज्ञान है भाई, विज्ञान का तो एक ख़ास तरह का फॉर्मेट है, उसी में विज्ञान की बात होती है, उसके वही समीकरण हैं, वही उसकी संकल्पनाएं हैं, वही फार्मूले हैं। तो वो एक फ्रेम में रख करके उसी तरह से विज्ञान का जो तथ्य हैं, जो कुछ वैज्ञानिकों ने विज्ञान विधि से प्राप्त किया है, जो विज्ञान विधि से उन्होंने अपने परीक्षण, उसके बाद अवलोकन, उसके बाद विश्लेषण और उसके बाद जिस निष्कर्ष पर वो पहुँचे हैं, उस निष्कर्ष के माध्यम से जो कुछ हासिल हुआ है, सत्य के जितना करीब पहुँचे हैं, उसको विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान अपने आप में क्या है, पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान के लिए परिभाषा ये कही जाती है कि ये अखिल ब्रह्मांड जो है, अखिल ब्रह्मांड, इसकी जो समझ है, जो जानकारी है, इसके रहस्यों का जो हम पता लगाते हैं प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त जो तथ्य हमारे पास हैं, वो जानकारी, वो तथ्य विज्ञान है। अखिल ब्रह्मांड माने जिसको हम प्रकृति भी एक बृहत्तर शब्द जो है के रूप में जब इस्तेमाल होता है, तो इस विराट प्रकृति के जो है
इसके रहस्यों का जो पता लगाया जा रहा है प्रयोगों से, परीक्षणों से, अवलोकन से, विश्लेषण से, और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचा जा रहा है, तो इस तरह विज्ञान हासिल होता है। और वो विज्ञान कैसे क्या हासिल हुआ, अक्सर जो है वही पढ़ाया जाता है किताबों में, पाठ में, सभी चीज़ों में वही आता है। हम लोगों के पास तक जो विज्ञान पहुंचता है आम तौर पर वो वही पहुंचता है कि भाई क्या पता लगा, किस तरह है, लेकिन उसके पीछे कितना कुछ क्या किया गया वो कहानी जरा पता कम लगती है। अच्छा, दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या ये है कि विज्ञान की बात करने वाले सोचते हैं कि साहित्य तो कुछ एक अलग ही विधा है, है भी, साहित्य बिल्कुल अलग है, कहाँ जुड़ा है वो आपस में। लेकिन अगर हम याद करें वो बहुत पुराने दिन, वो प्राचीन काल, जब केवल दार्शनिक होते थे, बल्कि उनको प्रकृति विज्ञानी कहा जाता था। अरस्तु दार्शनिक था, प्लूटो दार्शनिक था, या हमारे देश के जो प्राचीन वैज्ञानिक हुए हैं उनका था। तो वो किस विषय पे काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ के प्राचीन वैज्ञानिक तो ज़्यादातर गणित के माध्यम से गणनाएं करते हुए सत्य के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह जो है, जो तलाश, जो खोज सच की ओर जाने की है, क्योंकि अंतिम सत्य तक पहुंचना तो बहुत कठिन है, लेकिन उस राह में जो जो सच जितना पता लगता चला जाता है वो विज्ञान बनता चला जाता है। जो प्रमाणों के आधार पर, जो परीक्षणों के आधार पर, अवलोकन निष्कर्ष के आधार पर जो मिलता है वो विज्ञान कहलाता है। और साहित्य में एक आपको बताऊं कि ये सन 1959 की बात है, जब कैम्ब्रिज के सीनेट हॉल में एक जो है व्याख्यान दिया जा रहा था कैम्ब्रिज में। उस ज़माने में जो बातचीत थी उस समय हल्ला वहीं था, और दुनिया में आज जो इतिहास में कोट किया जाता है, उसका उल्लेख किया जाता है, वो उसी व्याख्यान का किया जाता है। और व्याख्यान दे रहे थे दार्शनिक और अंग्रेज उपन्यासकार, उनका नाम था सीपी स्नो। तो वो ललकार रहे थे लोगों को, वो यही कह रहे थे कि भाई ये विज्ञान और साहित्य के बीच में खाई क्यों बना दी आप लोगों ने? आप लगातार उस खाई को बढ़ाए चले जा रहे हैं। ये आखिर दोनों विषय हैं, इसके अलावा भी जो विषय है, विषय सब आपस में जुड़े हैं। जो मैं दार्शनिकों की बात कर रहा था या प्रकृति वैज्ञानिकों की बात कर रहा था, वो इसीलिए कर रहा था कि तब जो खोज की जाती थी, तब जो बातचीत की जाती थी, जो सच की ओर जाने का जो प्रयास किया जाता था, उसमें यही होता था कि विषय कुछ भी है, हम सच को खोज रहे हैं, उसमें कोई भी विषय काम आ सकता है। तो ये साहित्य को क्यों किनारे कर दिया गया? हालत ये हो गई कि अगर किसी वैज्ञानिक से पूछा जाए भाई आपने गोदान पढ़ा है प्रेमचंद का, तो कहेंगे नो नो आई एम अ साइंटिस्ट, मैं तो वैज्ञानिक हूँ। और अगर वैज्ञानिक उसमें जो है साहित्यकार उससे तो ये पूछ रहा है, लेकिन अगर साहित्यकार से पूछा जाए कि आपको भाई वो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पता है, सार्वभौमिक नियम जो है उसमें से, नहीं नहीं मुझसे क्या मतलब, मैं तो साहित्यकार हूँ। अब ये जो दो अलग तरह की जो है दुनियाएं बसा दी, इन दो अलग दुनियाओं के बारे में ही उस बार वो सन 1959 में सीपी स्नो व्याख्यान दे रहे थे। उसके बाद खैर उस पर बहुत बहसें हुई, बातें हुई, सब कुछ हुई हैं। हमारे देश में जो है हम ज्ञान की तलाश में चलते रहे हैं। हमारे यहाँ प्राचीन काल से जो है वो ज्ञान की तलाश है। उसमें दार्शनिक भी आए, उसमें वो तमाम ऋषि महर्षि आए जिनको आज हम प्राचीन भारत के वैज्ञानिक कहते हैं। वो ऋषियों के रूप में भी थे, वो एक अलग तरह का जीवन जीते थे, सुविधाएं उस समय नहीं थी, उस समय जंगल थे, उन वनों में किस तरह से वो आश्रम बना के और किस तरह झोपड़ियों में रहा करते थे, किस तरह उन्होंने वहाँ तमाम ऋचाओं की रचना की, किस तरह प्रार्थनाएं की गई, किस तरह हवाओं में वो प्रार्थनाएं गूंजती थी, किस तरह पशुपालन शुरू हुआ, किस तरह कृषि का काम शुरू हुआ। ये सब एक इतिहास बनता चला गया, और इतिहास बनते हुए जो जो कुछ सच के करीब पहुंचने का जो रहस्य खुलते चले गए, उन रहस्यों के खुलने के साथ विज्ञान बनता चला गया। अब ये साहित्य की बात जो बीच में आई कि साहित्य भाई उपन्यास है या कहानी है या काव्य है, ये सब क्या है? तो इसके लिए हमारे यहाँ कुछ विद्वान हुए हैं।
आपको काव्य शास्त्र की ओर ले चलता हूं। काव्य शास्त्र के जैसे हम कहते हैं ना, डार्विन और या न्यूटन या आर्यभट्ट या वराहमिहिर, हम इस तरह से प्राचीन विद्वानों के नाम लेते हैं, उन महान वैज्ञानिकों के नाम लेते हैं। ऐसे ही काव्य शास्त्र में जो है महान विद्वान हुए हैं, आचार्य हुए हैं। एक आचार्य भामह हुए उसमें। आचार्य भामह का कहना था, शब्दार्थो सहितो काव्यम। जो शब्द हैं अर्थ से भरे हुए, जैसे फूल में ना, फूल में जैसे मकरंद होता है, खुशबू होती है, उस तरह से जो शब्द जिनमें अर्थ निहित है, वो जो है वो काव्य है, वो साहित्य है। साहित्य के माने तो ये हैं कि जो जो शब्द अर्थ जिनमें छिपा हुआ है, और जब आप अभिव्यक्त करते हैं, आप बात करते हैं और वो अर्थ आप समझ जाते हैं, तो ये कम्युनिकेशन हुआ, ये सीधा संवाद हुआ जिसको आप समझ रहे हैं। ऐसे ही एक दूसरे उसमें आचार्य हुए, आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य शास्त्र में कहा, उन्होंने कहा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। काव्य तो वो है, साहित्य तो वो है साहब, जब वो रस से भरा हो, जब रसमय हो, और वो रसमय जो लालित्य है, जो शब्दों में, वाक्यों में, उस लिखे हुए गद्य में, उस लिखे हुए काव्य में, वो साहित्य है। ये आचार्य विश्वनाथ ने कहा। अब इन दोनों को मिला लेते हैं, चलिए। एक और वाक्यम रसात्मकम काव्यम शब्दार्थो सहितो काव्यम, और दूसरी ओर इस अखिल ब्रह्मांड की, इस प्रकृति की रहस्यों का ज्ञान प्रयोग परीक्षण के माध्यम से जो सच के करीब पहुंचने की कोशिश में हासिल किया गया, जो उसमें से प्राप्त किया गया और सिद्ध हुआ, वो सिद्ध हुआ विज्ञान। ज्ञान से जो थोड़ा सा अलग हटकर है, चित ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जिसको कि प्रयोगों परीक्षणों से साबित किया जा चुका है, प्रमाणित किया जा चुका है, वो ज्ञान विज्ञान कहलाया। अब विज्ञान, विज्ञान को जैसा कि मैंने बताया, फिर विज्ञान तो जैसे हमें पढ़ाया गया है, आप हम सभी विज्ञान को उसी तरह पढ़ते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब कहाँ उन सिद्धांतों की, फॉर्मूलों की और उन तथ्यों की जानकारी दी जाती है, और वो विज्ञान हमें पता लगता है। अब साहित्य जो अलग छूटा, आज ये एक परिकल्पना सामने आ रही है कि साहब, अगर इसको थोड़ा सा साहित्य भी मिलाकर के अगर हम विज्ञान की बात करें, क्योंकि साहित्य तो संवाद का माध्यम है, साहित्य तो अभिव्यक्ति का माध्यम है, क्योंकि उसकी परिभाषा में कहा गया है, जो उत्तम विचारों की जो उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है, लिखित अभिव्यक्ति या मौखिक अभिव्यक्ति, उत्कृष्ट जो अभिव्यक्ति है उत्तम विचारों की, वो साहित्य है। तो फिर जब हम विचार सामने विज्ञान का रख रहे हैं, तो इसके लिए भी तो वो उतना ही सच होगा। जब हम विज्ञान सामने रख रहे हैं, विज्ञान को अभिव्यक्त कर रहे हैं, अगर उत्तम विचारों की उत्कृष्ट लिखित या मौखिक अभिव्यक्ति साहित्य है, तो फिर साहित्य तो हमें विज्ञान की बात करने के लिए भी चाहिए। हमें ये महसूस करना चाहिए, हमें ये अनुभव करना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। और ये स्वीकार करने की बात मुझे इसमें प्रोफेसर शिवादास से याद आ रहे हैं। प्रोफेसर शिवादास का एक व्याख्यान सुन रहा था मैं बम्बई में, और वो जो है एक रचनात्मक विज्ञान लेखन के बारे में व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात कही। वो बात ये थी, इफ साइंस इज डिफिकल्ट, चेंज इट टू लिटरेचर। अगर विज्ञान कठिन है, दुरूह है, तो उसको साहित्य में बदल दीजिए। ये इतनी बड़ी बात है, ये इतना बड़ा मंत्र है कि अगर हम वास्तव में ये करने लगें, तो विज्ञान कभी हवा नहीं बनेगा, न बच्चों के लिए, न बड़ों के लिए, हम किसी के लिए जो है वो हवा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से उसे अभिव्यक्त करने लगेंगे। जब हम अभिव्यक्त करने लगेंगे अपने संवाद में, जो है जब हम विज्ञान को साहित्य के रस के साथ बताने लगेंगे, तो वो फिर बच्चों से लेकर बड़ों तक, आबाल वृद्ध, सभी लोगों की समझ में आने लगे। अच्छा, अब सभी की समझ में आने लगेगा, तो मुझे जैसे विषय दिया गया है कि किस्सा गोई के अंदाज में विज्ञान,
ये अंदाज क्या है? आपको याद आ रहा है ये अंदाज शब्द से कुछ? हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और वो जो चचा गालिब हुए हैं ना, बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े शायर, और वो कालजयी, उन्होंने कविताएं, गज़ल, नज़में, ये सब लिखी उन्होंने। तो वो जो गालिब साहब हैं, जो शायर कवि, वो ये कह गए हैं कि भाई लोग कहते हैं कि ये गालिब का तो अंदाज़े बयां और है। और क्यों है? तो शायरी तो सभी लोग लिख रहे थे, गज़ल सभी लोग लिख रहे थे, कविताएं तो बहुत सभी लोग कर रहे थे, तो साहित्य रचा जा रहा था, काव्य रचा जा रहा था। तो गालिब में ऐसी क्या बात थी? वो बात थी, वो बात थी, इसीलिए कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और क्योंकि गालिब जो ने लिखा वो कालजयी हो गया। वो आज तक हम लगातार गालिब की को उल्लेख कर रहे हैं, उनके तमाम शेर व शायरी का उल्लेख कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बात इतने मार्के से, इतनी बारीकी से, इतने सटीक तरीके से कही है कि वो जो अंदाज है गालिब का, उसके लिए गालिब कहते हैं, लोग कहते हैं कि जनाब ये तो गालिब का अंदाज बयां और है। ठीक है, अब विज्ञान का अंदाज बयां क्या हो? हम लोगों के सामने तो अंदाज बयां वही आया कि क्लासरूम में हम गए और नोट्स साल भर बनाए हों पहले, या 25 साल पहले बनाए हों, या 40 साल पुराने हों, हमें नहीं पता। तो उन नोट्स के माध्यम से हमको विज्ञान पढ़ाया गया। वही सब कुछ उसी फ्रेम में, जैसा मैं कह रहा था, बंधा हुआ एक पाठ, वो पाठ हम पढ़ते रहे। लेकिन वो पाठ तो पूरा तब होगा, सच मानिए, कि जब उसमें रस आएगा। आप पीरियोडिक टेबल, आप आवर्त सारणी को बहुत शानदार तरीके से बच्चों के भीतर, विद्यार्थियों के मन में, उनको तब तक बिठा ही नहीं सकते हैं जब तक मदर ऑफ केमिस्ट्री कहलाती हैं वो उस माँ का जिक्र न हो जिसने मेंडलीव को हजारों किलोमीटर जाके, लिफ्ट लेके, कहीं गाड़ियों में, कहीं पैदल, किसी तरह वहाँ से लेके मॉस्को तक जा करके उसको एडमिशन देने की कोशिश की, नहीं मिला। 750 किलोमीटर उसके बाद फिर पैदल चल करके अपने बेटे को, और बेटा कोई कहते हैं 14वां था, या कोई कहते हैं 17वां था, इतने बच्चे थे वहाँ। लेकिन माँ इस बच्चे में देखती थी कि इसके भीतर बहुत प्रतिभा है, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी। डॉक्टर का नहीं मिला उसको एडमिशन, तो वो मॉस्को से लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग चली गई। तो माँ मारिया आज रसायन विज्ञान की माँ के रूप में जानी जाती है, क्योंकि मेंडलीव जो है उस माँ की देन है। अगर वो इतना कष्ट उठाकर उसका एडमिशन नहीं कराती और सेंट पीटर्सबर्ग में विज्ञान न पढ़ा होता, तो कहाँ से तत्वों की सारणी बनती? कहाँ तत्वों का ये आवर्त सारणी हमारे सामने कहाँ से आती? एक मॉडल पूरा तैयार कैसे होता? तो ये बड़ी रोमांचक गाथा है। ये किस्सा ऐसा है कि अगर सचमुच इस किस्से को सुनाते हुए हम आवर्त सारणी का पाठ पढ़ाएं, तो मैं नहीं समझता कोई बच्चा उससे अछूता रहेगा। वो सारा समझेगा, बच्चे के भीतर वो जज्ब हो जाएगा। बच्चा उसको एक एक चीज समझेगा, क्योंकि उसमें उस माँ का दर्द, उसमें उस बच्चे की मेहनत, ये सब कुछ उसमें दिखाई दे रहा होगा। अब ये खाली उदाहरण मैंने माँ मारिया का दिया। इसी तरह से आप लगाइए कि जब 6ठी शताब्दी में नालंदा से आगे एक तारागनी गांव जो है, वो तारागनी गांव आज भी है। और उस गांव में जो है, जब कभी अतीत में पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में लगे हैं, और वहाँ वो उसके उस जद में आया है, उस वहाँ से देखा जा सकता था, तो दुनिया भर के तमाम खगोलविद भी वहाँ पहुँचे और वहाँ से खोज की उन्होंने उस तारागनी गांव से। 6ठी शताब्दी के शुरुआत में वहाँ एक आचार्य जाते थे जो एक धोती पहने हुए और रातों को तारों भरे आसमान को देखते हुए गणनाएं किया करते थे, और गणनाएं करके
और किस तरह अपनी सारी गणनाओं के आधार पर उन्होंने जितना कुछ नोट किया, जितना कुछ उस ज्ञान अर्जित किया, उस ज्ञान को उन्होंने उसके बाद एक ग्रंथ का रूप दिया। उस ग्रंथ का नाम है आर्यभट्टीय। और वो आचार्य थे जो तारागनी गांव में रातों को तारों भरे आकाश के ग्रह नक्षत्रों की गणनाएं किया करते थे, वो आर्यभट्ट थे। उसी आर्यभट्ट ने तब केवल अपनी कोरी आंखों से, न कोई दूरबीन थी, न कोई वेधशाला थी, उस समय कुछ नहीं था, कोरी आंखों का कमाल देखिए। कोरी आंखों से उन्होंने सारा गणित लगाकर गणनाएं करके उन्होंने ऐसी ऐसी गणनाएं की कि आज आर्यभट्टीय विश्व के महानतम ग्रंथों में से है। गणित के अलावा उसमें जितना ज्योतिर्विज्ञान के बारे में जो कुछ लिखा गया है, सन 1543 में जब डेथ बेड पर पड़ा था, जब अंतिम सांस ले रहा था कोपरनिकस, जिसने कहा कि सूर्य केंद्र में है और ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं, ये 1543 की बात है। और पीसा की मीनार पर चढ़कर जो प्रयोग कर रहा था और जिसने एक दूरबीन बना करके आसमान की तमाम पिंडों को देखा, जिसने चंद्रमा और शुक्र ग्रह और बृहस्पति के चांद इनको देखा, वो गैलीलियो। ये बात है कब की? ये 1543 के बाद की है और 1609 में वो दूरबीन से गैलीलियो देख रहा है। लेकिन 6ठी शताब्दी में आर्यभट्ट जो है वो अपनी गणनाएं करके ग्रंथ की रचना कर रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति नाव में पूर्व की दिशा में जा रहा है तो उसे तट की जीचें पश्चिम की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। साथियों, ये कैसे संभव है? ये संभव केवल तभी है जब उसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अंतरिक्ष में आधारहीन जो गोला घूम रहा है पृथ्वी का, बताइए, कोई दूरबीन नहीं थी, कुछ नहीं था, इसी पृथ्वी पर खड़े होके अपनी गणनाओं से पता लगाना कि किस तरह एक आधारहीन गोला अंतरिक्ष में घूम रहा है और घूम कैसे रहा है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि सुबह सूर्योदय जब होता है, सूरज निकलता है तो कहाँ से निकलता है? हम बचपन से आज तक देखते चले आ रहे हैं, सदा पूर्व से निकलता है। सिर्फ पूर्व में सूर्योदय होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि पृथ्वी का गोला वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है और नाव से चलते हुए उस व्यक्ति को पश्चिम नदी के तट की चीजें पश्चिम की ओर जाती हुई केवल तभी लग सकती हैं जबकि पृथ्वी का गोला पश्चिम से पूर्व को घूम रहा है। ये विज्ञान है, देखिए। अब इस विज्ञान को जब अगर बताया जाए, ये सब उस समय श्लोकों में आया, संस्कृत में लिखा गया, लेकिन इसकी जो व्याख्या की जाती, जो आज हम साइंस कम्युनिकेटर्स की बात करते हैं, विज्ञान संचारकों की बात करते हैं, विज्ञान लेखकों की बात करते हैं, एक बहुत बड़ी संख्या में विज्ञान लेखकों की आवश्यकता इसीलिए है जो कि एक रस्मय अंदाज में जो किस्सा गोई करते हुए, ये तमाम किस्से कहानियां सुनाते हुए, ये तमाम संघर्ष की गाथाएं सुनाते हुए विज्ञान को बता सके। विज्ञान के हर जो कुछ हासिल हुआ है, विज्ञान का जो भी परिणाम हाथ में आया है, जो भी खोज हुई है, जो भी आविष्कार हुआ है, जो आगे चलकर प्रौद्योगिकी बना, उस सब के पीछे बड़ी बड़ी कहानियां हैं, बड़े बड़े किस्से हैं। और वो किस्से ऐसे हैं कि अगर वहाँ से पढ़ाई शुरू की जाए, अगर वहाँ से पहले बात शुरू की जाए और फिर जो हासिल हुआ है, जो परिणाम प्राप्त हुआ है, उसकी बात की जाए, तो बच्चा निश्चित रूप से उसमें रुचि लेगा। अब इसमें बात ये उठती है कि किस्सा गोई में विज्ञान बताया कैसे जाए, किस्सा गोई में क्यों बताया जाए। तो एक बात तो ये हो गई कि साहित्य का रस उसमें आ जाएगा और वो रोचक होगा और रसमय होगा, ठीक है, रुचि बन गई उसमें। लेकिन बाकी क्या है इसमें? किस्सा गोई विज्ञान से क्यों जोड़ रहे हैं हम? एक बहुत बड़ी बात का पता लगा, मैं वो आपको बताता हूं। किस्सा गोई का साथियों, किस्सा गोई का भी एक विज्ञान है, एक अपना विज्ञान है। उस विज्ञान की बात आज तक नहीं हुई। किस्सा गोई के माने केवल प्राचीन राजाओं की, रानियों की, राजकुमारों की, राजकुमारियों की, मंत्रियों की, उनके दरबारियों की, उनकी कहानियां तो कही गई हैं, या प्राचीन जो तरह तरह के हुनरमंद लोग थे उनकी कहानियां बड़े मज़ेदार ढंग से कही गई हैं,
या भूत प्रेतों की या परियों की कहानियां कही गई हैं किस्से कहानियों में, ये सब कुछ तो हम सुनते रहे। लेकिन इसमें कोई विज्ञान होता है, ये किसी ने बताया नहीं अभी तक। किस्सा गोई का साथियों अपना एक विज्ञान है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि साहब वो तो बात इस तरह उन्होंने बताई, किस्सा इस तरह सुनाया कि लोग जो है मंत्रमुग्ध होके सुनते रह गए, किस्से में डूब गए, कहानी कुछ ऐसे सुनाई कि कहानी से जुड़ गए, कहानी में डूब गए। ये जो डूबने का काम है, वैज्ञानिक कहते हैं कि ये डूबना कोई कला नहीं है। ये कला बोलने की, बताने की कला तो हो सकती है, लेकिन भीतर क्या चल रहा है उसका एक विज्ञान है। वो कहते हैं ये तो न्यूरोलॉजी का विज्ञान है। ये तो न्यूरोलॉजिस्ट जो है आपको पूरी तरह बता सकता है। जब आप एमआरआई करेंगे, एमआरआई करते हुए किसी को एक मजेदार कहानी, किसी किस्सा गो को बुला के, किसी दास्तान गो को बुला के आप जरा सुनाइए तो उसे। जब वो सुन रहा होगा एमआरआई में, तो सुनते हुए, और ये प्रयोग किए गए हैं, ये मैं खाली कल्पना में नहीं बता रहा हूं, प्रयोग ये किए गए हैं कि अगर वो एमआरआई चल रहा है, उसका उसके मस्तिष्क का जो है एमआरआई हो रहा है, तो उस समय जब बात हो रही है कि वो बगिया में गया और वहां पर उसने देखा कि गुलाबों की इतनी खुशबू आ रही थी, गुलाब खिल चुके थे और एक से एक गुलाब के फूल रंगों के खिले हुए थे, और उसने देखा कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पता लगा कि उसके घ्राण शक्ति का नियंत्रण करने वाले जो है उसके मस्तिष्क के वो हिस्से, उनमें तो बिंदु चमकने लग गए, वो जागृत हो गए एकदम से। वो कहानी सुन रहा है लेकिन उसको गुलाबों की खुशबू का पता लग रहा है, और उसी में कथा का नाम है। और फिर उसके बाद वो रेस्टोरेंट में गया और वहां पर जाकर उसने कॉफी का आदेश दिया, और कॉफी तैयार होके आई, उसे पता लग गया, कॉफी की खुशबू उसके नाक में चली आई, और पता लगा कि फिर घ्राण शक्ति के बिंदु जो है चमकने लग गए। और उसके बाद उसने हाथ बढ़ाकर का वो कप उठाया। आप आश्चर्य करेंगे कि वो एमआरआई होता हुआ आदमी अपना हाथ बढ़ाने, अब आप समझ रहे हैं, इसका उदाहरण एक आपके आसपास बहुत अधिक दिखाई देता है। क्या? जब एक आदमी कोई जम्हाई ले रहा होता है, आप सब बैठे हैं, और उसके बाद जो जम्हाई शुरू होती है, पता नहीं कितने लोग लेने लगते हैं। ये किस लिए? ये वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो है हमारे मस्तिष्क में जब हम कहानी सुन रहे हैं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है, जो हमें भावनाओं से जोड़ देता है एक दूसरे से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उस समय सक्रिय हो जाता है, उसका सिक्रीशन होने लगता है, उसका स्राव निकलने लगता है, और वो हमें अपने श्रोता के साथ जोड़ देता है। और इसके साथ ही, और ये होता है हमारी बाईं आंख के ठीक ऊपर, हमारे बाईं ओर के उसके एक हिस्से में जो है वहां वहां बन रहा है, वहां से कंट्रोल हो रहा है, जिसको ब्रोकाज एरिया कहते हैं। ब्रोका एक महान चिकित्सक थे इसके फ्रांस के, और उसी के पीछे एक हिस्सा है जो एक एक और हिस्सा जिसको विनकी, कुछ इस तरह का नाम है उनका, वेर्निके वेर्निके का एरिया कहलाता है। वो जो है कंट्रोल कर रहा है वहां से यादों को, वो यादों को लगातार आपको यादें दिला रहा है, यादों को फिर खोद के निकाल रहा है। यादें हमारे हमारे मस्तिष्क में आती चली जा रही हैं, और वहाँ से हमारे ब्रोका वाला जो एरिया है, जिसका ब्रोका ने पता लगाया, वहाँ से हमें पता लग रहा है। अब जब ये पता लग रहा है और ऑक्सीटोसिन भी बन रहा है, और उसके बाद कहा जाता है कि डोपामीन बनने लगता है। डोपामीन बनता है जो हमें एक एक आनंद की अनुभूति कराता है, और उस आनंद के साथ भावनाओं में हम डूब कर उस कहानी को सुनने लगते हैं। इसके साथ एक चीज और होती है, जो मैंने बताया कि कॉफी का कप उठाने की बात हो रही, वो कॉफी का कप उठाने लगा। जो किस्सा गो आपको कहानी सुना रहा है, वो कहानी सुनाते सुनाते जो है वो हाथ हिलाता है, या वो अपनी चाय का कप उठाता है, तो उससे क्या होता है, पता लगा कई श्रोता भी, उनका हाथ भी उठ रहा है। ये कैसे? मैंने बताया ना कि इसमें आपको ऑक्सीटोसिन जोड़ दे रहा है।
आपको जो है डोपामीन यादें दिला रहा है, और वो इतना जोड़ हो गया है आपस में। इसके साथ न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं, तंत्रिका विज्ञानी बताते हैं कि साहब, कुछ कोशिकाएं हमारे सभी हम मनुष्यों के मस्तिष्क में कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो दर्पण कोशिकाएं हैं, मिरर सेल्स कहलाती हैं वो, न्यूरो मिरर सेल्स। अब वो मिरर सेल्स क्या करती हैं? कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दर्पण है। आप मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, और मेरी दर्पण कोशिकाएं मेरे दिमाग की, मेरे मस्तिष्क की, वो आपके मस्तिष्क की दर्पण कोशिकाओं से जुड़ी हुई हैं। ये बात सुनते हुए हम जुड़े हुए हैं आपस में। आप मेरी जो बात सुन रहे हैं उसमें अगर मैं एक चित्रमय भाषा बोल रहा हूं, अगर मैं आपको बोलते हुए चीज़ों का चित्र बनाने में सफल हो रहा हूं अपने शब्दों से, तो फिर आपके और मेरे मस्तिष्क की जो न्यूरो मिरर सेल्स हैं, वो सेल्स जो है वो देख रही है एकदम। मैं अगर हाथ हिलाऊंगा और अगर आपका भी हाथ जो है वो उठने को मन कर रहा है, तो आप डूबे हुए हैं कहानी में। मैं किस्सा सुनाऊंगा और आप हिलने को तैयार नहीं हैं, आप कुछ भी और नहीं सुन रहे हैं, आप उस किस्से को सुन रहे हैं। ये बॉन्ड जो है, ये बंध, ये आपको और मुझे जो एक सेतु जिसने जोड़ दिया है, वो मिरर कोशिकाओं ने आपको और मुझे एक बना रखा है। अब इसमें कई वो विज्ञान कथाओं की तरह से वो भी आ सकता है कि कई जो है लोग जो है वो आपका दिमाग पढ़ लेते हैं, वो आपकी बात, आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसे, तो वो कुछ एक और चरम स्थिति होती होगी जिसमें कि ऐसा अभ्यास हो जाता होगा। तो ये चीज़ अब पता लग गई है कि न्यूरो मिरर सेल्स होते हैं। अब हम लोगों ने परिभाषा में बड़ा समय लगा दिया। मैं चाहता हूं कि इसमें फिर मैं अभी तो करीब 60-70 हजार बच्चों को पास जा करके विभिन्न प्रदेशों में उनके पास जाके उनको कहानियां सुनाता रहा हूं। मैं राजस्थान में गया हूं, मध्य प्रदेश में बहुत जाता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गया हूं, पूरा उत्तराखंड जो है वो, वहाँ मैंने प्राइमरी स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों तक से बातें की हैं, और इसके अलावा दिल्ली के तमाम स्कूलों में गया हूं, और यहाँ तक कि नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय में भी गया हूं, वहाँ भी कहानी सुनाई है। वो एक अलग चुनौती है, जहाँ पर कि बच्चा कुछ भी नहीं देख रहा है, वो जन्म से ही नेत्रहीन है और उसने कभी कुछ देखा नहीं है, और आप कहानी सुना रहे हैं और वो कहानी का आनंद ले रहा है। फिर वो कैसे, वो अभी बताऊंगा मैं। पहले ये कि अब बताएं कैसे। जैसे मैं एक अक्सर सुनाता हूँ सौरमंडल की सैर, एक कहानी सुनाता हूँ। सौरमंडल की सैर में क्या करता हूँ कि मैंने सोचा इसको, मुझे कहाँ से आया, मुझे दिमाग में यह आया कि इसको, सौरमंडल की बात हम मज़ेदार ढंग से भी तो बता सकते हैं। ये केवल पाठ में ये होता है कि हमारा सूर्य है, सूर्य का एक विशाल परिवार है, उस परिवार में ग्रह हैं, उपग्रह हैं, और वहाँ और ये कुछ होता है, ये सब कुछ बताया जाता है। तो इसको कुछ और ढंग से हम नहीं कह सकते। तो इसमें हमारी मदद की, और आविष्कार पत्रिका के संपादक जो है मंथवाल जी, उन्होंने कहा कि ये आप हमें दीजिए, मैं बाल विशेषांक में छापता हूँ, और उन्होंने 2 अंकों में प्रकाशित किया, और मैंने सौरमंडल की सैर। उसके बाद जब मुझे नेशनल बुक ट्रस्ट के संपादक पंकज चतुर्वेदी जी से बात हुई, वो कह ले कि अरे ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, इसको देवेन भाई ऐसा है, इसको थोड़ा सा विस्तार देके आप सौरमंडल की सैर कराइए बच्चों को, ये तो विज्ञान की बड़ी मज़ेदार ढंग से विज्ञान इसमें आ रहा है। तो मैंने उनको बढ़ा के एक पुस्तक का रूप दिया, बच्चों की पुस्तक है छोटी, और उसका नाम सौरमंडल की सैर है, और वो चित्रमय पुस्तक जो है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से, नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित हुई। फिर मेरे मन में यह आया कि मैं ये लिख तो रहा हूँ सब कुछ, तो मुझे तो जाके बच्चों को सुनाना भी तो चाहिए। और मैं जो है उसके बाद इसी बात से लालायित होकर के और इससे प्रेरित होकर के मैं बच्चों के पास जाने लगा। एक जो है गैर सरकारी संस्था ने मुझे मौका दिया कि दिल्ली के कई स्कूलों में सुनाने का, एक संस्था ने मुझे मौका दिया जयपुर में कहानियाँ सुनाने का, और उसमें मैं चुपचाप गया डरते डरते कि देखें कैसा लगता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा संबल मेरे लिए ये था कि
एक कुमाऊं यूनिवर्सिटी में हिंदी की प्रोफेसर हैं, डॉक्टर उमा भट्ट, अवकाश प्राप्त हैं अब। उन्होंने एक बार फ़ोन किया था कि देवेंद्र, मुझे लगता है कि आप कहानी बहुत अच्छी सुनाएंगे। अरे आप सुना के तो देखिए। वो मन में बहुत आता था मुझे। और शैलेश मटियानी जी साहित्यकार, वो कहा करते थे, देवेंद्र तुम कभी व्याख्यान जरूर देना, तुम जो है ना, तुम ये बातें बताना तो जिससे तुम्हारा एक एक कहानी कहने का, एक किस्सा गोई का अंदाज तुम्हारा बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा भाई साहब, लेकिन मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसकती है, मेरा तो सारा शरीर कांपता है। वो कहने लगे कि इस पर नियंत्रण करो और धीरे धीरे कोशिश करो कि तुम बोलने लगो। खैर, वो लंबी कहानी है। मैंने कोशिश की और किसी तरह से जब पहली बार मौका मिला, जयपुर में स्टेप बाय स्टेप एक श्रृंखला के स्कूल हैं, उनका एक विशाल जो है आयोजन था और उसमें पहली बार कहानी सुनाई। तो वो अगली सुबह फिर सुनानी थी। तो मैंने बच्चों से पूछा कि भाई क्या कल भी कोई आया था? तो कई बच्चों ने हाथ उठाए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये दोबारा सुनना चाह रहे हैं। इसके माने निश्चित रूप से उनको अच्छा लगा होगा। इससे मेरा बड़ा उत्साहवर्धन हुआ। उस उत्साहवर्धन से क्या हुआ कि मैं दिल्ली आया और मुझे जब एक गैर सरकारी संस्था ने, बुकरू ने, उन्होंने मुझे मौका दिया, तो फिर मैं विभिन्न स्कूलों में गया और वहाँ मैंने देखा कि बच्चे तो बड़ा मन लगा के सुन रहे हैं। वो विज्ञान को इस तरह से सुन रहे हैं। आगे चलकर तमाम स्कूल के बच्चों ने मुझे, जब कहानी ख़त्म हो जाती थी, उनके साथ बैठ के बातें होती थी, तो वो मुझसे कहने लगे कि हमें कक्षा में विज्ञान इसी तरह क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। ये सवाल 2500 बार पूछा गया। उसके बाद एक बार मैं डीएवी सेंटेनरी स्कूल में गया था, हरिद्वार के पास, वहाँ जोगिंदर नगर। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब थे, पुरोहित साहब, उन्होंने जब सुना और 300-400 बच्चे उनके हॉल में बैठे हुए थे और उनको जब 100 की सैर कराई, तो उसके बाद उन्होंने जो अपनी ओर से बात कही, उसमें उन्होंने कहा कि मैं 25 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आज पहली बार मुझे लगा कि विज्ञान इतना रोचक भी हो सकता है, इतना रसमय भी हो सकता है और बच्चे इतना उसको मन से सुन सकते हैं। तो इसलिए आज से हम खुद अपने पढ़ाने के अंदाज में फ़र्क करेंगे। तो साथियों, जैसे मैंने बताया, मैं विभिन्न प्रदेशों में गया हूँ, जहाँ जहाँ जिन स्कूलों में गया हूँ, तमाम शिक्षकों से बात हुई। अभी उत्तराखंड में ही पिछले साल कम से कम 1500 शिक्षकों से संवाद हुआ, 2500 बच्चों से जो है उनको कहानियाँ सुनाई। ऐसे विभिन्न जगहों पर जहाँ भी गया, उनको लगा कि हमें विज्ञान कुछ एक अलग अंदाज से सुनाना चाहिए और बहुत लोगों ने उसमें वो कोशिशें शुरू भी की हैं। अब उसको मैं कैसे सुनाता हूँ बताइए। सौरमंडल के सैर के लिए मैंने क्या किया, मैं उसमें बच्चों को, जितने भी बच्चे आए हैं उनको कहता हूँ, क्या तुम लोग अंतरिक्ष की सैर करोगे? हाँ, हम करेंगे। उनकी रुचि होती है। तो अंतरिक्ष की सैर पर चलोगे, तुम्हें तो अंतरिक्ष यात्री बनना पड़ेगा और अंतरिक्ष में जाने पर तुम्हें मालूम है कितने खतरे हैं, क्या है, कैसे है। हाँ, हमें मालूम है। तो फिर लेकिन हम चलेंगे कैसे? तो मैं बताता हूँ कि भाई मेरे पास एक कल्पना अंतरिक्षयान है। वो कल्पना अंतरिक्षयान, पता है उसका नाम मैंने कल्पना अंतरिक्षयान क्यों रखा है? उसको हमारे देश की महान जो अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी, उसकी स्मृति में मैंने उसका नाम कल्पनायान रखा है। उसके अलावा इस सृष्टि का जिसने सृजन किया, जिसने सृष्टि बनाई, ये विशाल ब्रह्मांड बनाया, उसने हमें एक अद्भुत जो है शक्ति दी, वो है कल्पना शक्ति। तो हमारी जो कल्पना शक्ति है और कल्पना चावला, इन दोनों की इन दोनों के जो है स्मृति में, या इन दोनों को एक सम्मान देने के लिए मैंने ये कल्पनायान अपना बनाया है और इसका नाम कल्पना अंतरिक्षयान रखा है। तो चलोगे तुम? हाँ, हम जरूर चलेंगे। तो फिर ठीक है, पहले तुम एक पहेली का उत्तर दो। पूछिए। एक थाल मोती भरा, सर के सबके सर पर औंधा धरा। एक थाल मोती भरा, सबके सर पर औंधा धरा। थाल वह चारों ओर फिरे, फिर मोती फिर भी एक न गिरे। ये पहेली का अर्थ क्या है? तो जिन बच्चों को पता है वो तुरंत बोलते हैं कि तारों भरा आसमान। जिनको पता नहीं है उनको पता लग जाता है। अब ये साथ साथ शिक्षा चल रही है, जिनको नहीं पता है वो कभी नहीं भूलेंगे। वो साथ के बच्चे बता रहे हैं उसमें से। और उसके बाद जो है
उनको मैं ये भी बताता हूँ भाई, ये तो अमीर खुश, जब हिंदी खड़ी बोली हमारी तैयार हो रही थी तो उस समय उन्होंने बहुत पहेलियाँ लिखी, और भी पहेलियाँ हैं, कभी उनको सुनाएंगे। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि अब इसमें कमांडर देवीदा को मैं अनुरोध करता हूँ उनसे कि वो तुम लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराएं। आइए कमांडर देवीदा आकर के उनको बोलते हैं कि आप सभी बाल अंतरिक्ष यात्रियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सभी बाल अंतरिक्ष यात्री मेरे साथ अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे और मैं आपको सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष की यात्रा करके सौरमंडल की सैर कराने के बाद सुरक्षित धरती पर ले आऊंगा। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और लीजिए, हमारा अंतरिक्ष में अंतरिक्ष की ओर कूच कर चुका है हमारा कल्पना अंतरिक्ष यान, और हम लगातार अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम तारों की छांव में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां तारों का गीत गाओगे मेरे साथ क्या? बच्चे बड़े खुश होते हैं। हाँ हाँ, हम गाएंगे। तो ठीक है। आसमान में लाखों तारे, आसमान में लाखों तारे, तारे कितने सारे, तारे कितने सारे, टिमटिमाते तारे। एक गंगा धरती में बहती, एक बहती आकाश में, एक गंगा धरती में बहती, एक बहती आकाश में। उस गंगा में लाखों तारे, तारे कितने सारे, तारे कितने सारे, टिमटिमाते तारे। उन तारों में एक हमारा सबसे प्यारा तारा, उन तारों में एक हमारा सबसे प्यारा तारा। जीवन दाता है कहलाता तारा सबसे न्यारा। जानते हो दोस्तों, उस तारे का नाम क्या है? तो जिन बच्चों को पता है वो सूर्य कहते हैं, लेकिन कई जगह पता नहीं होता है। कोई पृथ्वी भी कहता है, कोई चंद्रमा कहता है, कोई शुक्र ग्रह कह देगा ऐसे। तो वहां पता लगता है कि हमारा सूर्य है, हमारा तो एक ही तारा है, क्योंकि हम उस तारे के सौरमंडल में हैं, इसलिए हमारा एक ही सूरज है और उसका नाम जो है सूर्य जो है हमारा एक है, और उसके चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं और उन ग्रहों के चारों ओर उपग्रह घूम रहे हैं। तो फिर ये बातें करते करते हम तो सूरज के पास पहुंच जाते हैं। हम सूरज के पास पहुंच गए और सूरज के पास पहुंच के मैं उनको, कमांडर देवीदा उनको पहले बता देते हैं कि देखो, हमारे कल्पना अंतरिक्ष यान पर न तो आग का कोई असर पड़ता है, न पानी का, बारिश, तूफान, कुछ भी इसको कुछ नहीं कर सकता है, इस पर चोट भी नहीं लग सकती है, और ये सभी चीज़ों से सुरक्षित है। इसलिए हम धधकते हुए सूर्य के पास भी जा सकते हैं, और हम सूर्य के पास जाते हैं। देखो दोस्तों, सूरज कितना बड़ा सूरज, तुम्हें इसका ओर छोर दिखाई दे रहा है? नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है। अभी जब हम आ रहे थे तो उसकी लाखों किलोमीटर लंबी लपलपाती हुई ज्वालाएं चल रही थी। और देखो, इसके भीतर ये सब धधक रहा है। क्यों गर्म हो रहा है इतना, क्यों धधक रहा है ये? कोई बता सकता है? अब बच्चे बीच में जो है संवाद करते हैं, किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। तो उनको बताता हूँ कि दोस्तों, इसमें जो मुख्य रूप से दो गैसें हैं वो हैं हाइड्रोजन और हीलियम। जब हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही है तो वो बदलने की प्रक्रिया में ताप निकल रहा है, एनर्जी निकल रही है, और उसकी वजह से ये धधक रहा है। और ये हर पल हर क्षण जो है लगातार हाइड्रोजन हीलियम में बदलने की प्रक्रिया चल रही, और उसी में इसमें जो है एनर्जी निकल रही है, ताप निकल रहा है। इसके कारण ये लगातार उबल रहा है। और इस पर जो काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, जानते हो वो क्या हैं? उनके बारे में बताता हूँ कि वो चुंबकीय क्षेत्र है वगैरह वगैरह, और किस तरह 11-11 साल में उनका एक सौर चक्र क्या बनता है, ये सब कुछ उनको, वो भी जितने बच्चे अगर छोटे हैं तो उनको केवल सूरज और बाहरी रूप दिखाया जाता है कि ये जो चकती चमक रही है, जानते हो इसका तापमान कितना है? पहले ये बताओ कि अच्छा, पानी कितने तापमान पर गर्म होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो फिर ये जो बाहर चकती है, पता है इसका तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस है। और अगर इसके गर्भ में चले जाए, इसके केंद्र में, तो कितना, इसका 1500 सेल्सियस जो है वो इसका तापमान है। बताओ, इतनी गर्मी और इतना धधकता हुआ सूरज, जिसको, चलो यहाँ काफ़ी समय हो गया है, अब हम इसके परिवार के सदस्यों से मिलते हैं। तो इसके सबसे नज़दीक कौन है इसका परिवार का सदस्य?
तो मरकरी, बुध ग्रह बच्चे कहते हैं, चलो बुध ग्रह के पास चलते हैं। अरे ये तो बिल्कुल काला सा गोला इतना बड़ा घूम रहा है, सूरज के करीब है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये काला क्यों है? क्योंकि यहाँ आकर तमाम धूल जो है, जितने कॉमेट्स हैं, जितने धूमकेतु हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ आते आते उनकी राख भी पड़ती है। उसके अलावा इसके तत्वों की जानकारी वगैरह दी जाती है। बड़े बच्चे हैं अगर हाई स्कूल इंटर के, तो उनको और अधिक जानकारी दी जाती है। छोटे बच्चे हैं तो उनको केवल उसका बाह्य रूप दिखाया जाता है। अच्छा दोस्तों, देखो इसके आसमान में तुम्हें कितने चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। बुध ग्रह के आसमान में देखो जरा गौर से। हमारे अंतरिक्षयान से तुम बाहर झांक सकते हो, तुम देख सकते हो। तो बच्चे चुप रहते हैं, पता नहीं है माना। इसका कोई चांद नहीं है दोस्तों। चलो, यहाँ न हरियाली है, न यहाँ नदियाँ हैं, न सागर है, न चंद्रमा इसके आसमान में है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ जाएं? शुक्र ग्रह, वीनस। वीनस इतना क्यों चमक रहा है? वीनस यहाँ क्यों? इसका कारण जानते हो दोस्तों? इसके चारों ओर बादलों का बहुत बड़ा, जैसे रजाई लिपटी हो ना, ऐसे बहुत मोटी जो है परतें, इसका वातावरण पूरा जो है जहरीले बादलों से घिरा हुआ है। और इसमें से एसिड रेन होती रहती है, तेजाबी वर्षा जो है इसकी धरती पर गिरती है। वहाँ ज्वालामुखी फूट रहे हैं, फिर उसमें से धुआं निकलता है और फिर एसिड बढ़ता है। और यहाँ रहने लायक जगह नहीं है। अभी हाल ही में, अब जब सुनाऊंगा तो बताऊंगा कि इसमें फॉस्फीन गैस भी मिली है। हो सकता है इसमें कुछ जीवाणु हो करके ये नई जानकारी दी जाएगी, तो अपडेट करते रहते हैं इसमें से। अच्छा, इसके आसमान में भी देखो जरा सा, पता लगा वहाँ भी कोई चांद नहीं है। इसके साथ में गैलीलियो का किस्सा भी सुनाता हूँ, लेकिन वो पूरा 1-1.5 घंटे की कहानी है, इसलिए वो अभी नहीं सुना पाऊंगा। तो उसमें हम उससे आगे बढ़ते हैं। तीसरा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो पता लगा हमारी पृथ्वी। अच्छा, पृथ्वी से तो हम अभी आए हैं, वहाँ जब हम लौटेंगे ना तब बात करेंगे उसकी। अच्छा, ये बताओ कि अब अगला कौन सा ग्रह आएगा? मंगल, मार्स। तो मार्स में जो है हम मंगलयान की भी बात करते हैं, और मंगल के ध्रुवों की जो है वो बर्फीली टोपियां देखते हैं। और वहाँ 4 मौसम आते हैं, जैसे हमारे यहाँ 6 होते हैं, मंगल में 4 मौसम होते हैं। वहाँ क्या क्या भ्रम थे, कैसे थे। H.G. वेल्स का उपन्यास वार ऑफ द वर्ल्ड्स की भी चर्चा होती है। उसमें तमाम नहरों का भ्रम कैसे लोगों को हुआ, वो बड़ी मज़ेदार किस्से कहानियाँ उससे जुड़ी हुई हैं। और अच्छा, इसके जरा सा आसमान में देखो कितने चंद्रमा हैं। कई जगह बच्चों को पता होता है, वहाँ के शिक्षक उनको बिल्कुल अपडेट ज्ञान दिए रहते हैं। तो दो दो चंद्रमा देखो, कितने टेढ़े मेढ़े चंद्रमा है उसमें से। फोबोस और डिमोस जो है, दोनों चंद्रमा दिख रहे हैं। और इसमें देखो, ये जो फोबोस है ये तो पश्चिम से उग रहा है। ये तो पश्चिम से आ रहा है और एक दिन में कम से कम 2 या 3 बार उग जाता है। ये कितनी मजेदार चीज है। तो दोस्तों, इसमें मंगल ग्रह पर जो है ये सब भूरी लाल इस तरह की धरती दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ गंधक की मात्रा अधिक है। यहाँ लोहे का फेरस जो है वो यौगिक अधिक है, इस कारण दिखाई दे रहा है। और कितनी तेज आंधियां यहाँ चल रही हैं। चलो इसमें से निकल चलते हैं और निकल के हम आगे जाते हैं। अरे देखो जरूर, मैं अपने अंतरिक्षयान को बचाता हुआ चल रहा हूँ, जरा गौर से देखो चारों ओर। ये पहाड़ों के बराबर इतने विशाल पत्थर कैसे चले आ रहे हैं? ये क्या है? इतना मलबा और पत्थर और ये विशाल जो है, ये पेंट क्या चले आ रहे हैं आसमान में? पहाड़ उड़ रहे हैं क्या यहाँ? तो किसी बच्चे को पता होता है एस्ट्रॉइड्स है। हाँ, एस्ट्रॉइड्स हैं। ये क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है, उनकी पट्टी है। और हम इसमें से अपने अंतरिक्षयान को बचाते हुए मैं ले जा रहा हूँ। और चलो हम आगे निकलते हैं। और आगे जाके अरे देखो जरा, वो सामने कितना विशाल ग्रह दिखाई दे रहा है। और उसके बीच में तो एक लाल जो है वो धब्बा भी दिखाई दे रहा है। कौन सा ग्रह है ये? जुपिटर, जुपिटर, बृहस्पति, बृहस्पति। अरे वाह, तुम लोगों ने पहचान लिया। ये जो है, अब अभी तक जो थे वो पृथ्वी की तरह के ठोस गोले थे। और अब दोस्तों, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद जब हम निकल आए हैं, तो अब 4 ग्रह, 4 पीछे छूट गए। अब 4 जो है, कुल 8 ग्रह हैं हमारे। तो अब 4 जो है ये गैसों के विशाल गोले हैं। और इनमें भी मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम है, और बाकी तमाम कई जगह मीथेन है या और गैसें हैं इस तरह की। तो ये इसके देखो, इसके आसमान में कितने चंद्रमा घूम रहे हैं।
इतनी अधिक संख्या में चंद्रमाओं का, उनको कई बच्चों को पूरा पता रहता है कि कितने चंद्रमा उसमें घूम रहे हैं। और उसका जो है सबसे बड़ा चंद्रमा भी हमें दिखाई दे रहा है सामने से। उसके वो 4 चंद्रमा भी हमें दिखाई दे रहे हैं जो गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से 1609-10 में देख लिए थे, वो भी दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद पता है इसका एक वायुमंडल है और भीतर इसके पता नहीं क्या है कितना, और इस सब लिक्विड हो गया है। वहाँ द्रव द्रव हाइड्रोजन, द्रव सारा उस रूप में गैसें हैं, उनके कारण यहाँ कोई सॉलिड का पता ही नहीं है, ठोस कुछ है करके। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कितना प्यारा ग्रह दिखाई दे रहा है, लग रहा है जैसे कोई रस्सी कूद खेलते हैं जैसे, और रस्सी अपने चारों ओर घुमाते हैं जैसे घेरा, उस तरह का जो है वो दिखाते हैं। इसके चारों ओर कितने रिंग्स हैं, कितने वलय रिंग्स इसके चारों ओर घूम रहे हैं, और बीच में किस तरह एक विशाल गोला। कौन सा ग्रह है ये? शनि ग्रह। अरे शनि ग्रह के भी देखो सारा आसमान ये चंद्रमाओं से भरा हुआ है। चंद्रमा उग रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, उग रहे हैं, अस्त हो रहे हैं। और सबसे बड़ा चंद्रमा ये देखो सामने आ गया है हमारे, देखो देखो सामने इसका टाइटन चंद्रमा। और इसको तो पृथ्वी के वैज्ञानिकों के लिए एक अभी प्रयोगशाला बना हुआ है, ऐसी प्रयोगशाला कि हो सकता है इसमें जीवन जन्म ले रहा हो, क्योंकि इसमें सागर हो सकते हैं, इसके विशाल सागरों में हो सकता है जीवन पनप रहा हो। तो इसलिए आज से ही इस पर नज़र रखी जा रही है कि अगर इस पर जीवन पनप रहा है तो हमें धीरे धीरे इस प्रयोगशाला से पता लगेगा कि हमारी पृथ्वी पर जीवन का जन्म कैसे हुआ, या ब्रह्मांड में जीवन कैसे पनपा, ये पता लग जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं। अब अगला वो देखो हरे नीले रंग का एक ग्रह दिखाई देने लगा है, यूरेनस। यूरेनस, अच्छा यूरेनस को देखो, इसके आसमान में तो 27 चांद दिखाई दे रहे हैं। इसके 27 चांद जो है, इतने सारे चांद इसके भी जैसे कैसे उग रहे हैं, कैसे अस्त हो रहे हैं। यूरेनस की पूरी बातें करके हम आगे निकलते हैं, और अंतिम जो है ग्रह नेपच्यून आ जाता है। और नेपच्यून के एक जो है ट्राइटन, उसका जो चंद्रमा है वो परिलोक की तरह दिखाई दे रहा है। देखो तुम्हें मैं ट्राइटन दिखाता हूँ, मैं अंतरिक्षयान को उसके पास ले जाता हूँ। अरे यहाँ तो सारी गुलाबी बर्फ है, पूरा चंद्रमा तो गुलाबी बर्फ से ढका हुआ है, पहाड़ भी, उसके मैदान भी, उसकी घाटियाँ भी। और ये क्या, इसमें तो बड़े बड़े फव्वारे उठ रहे हैं, 8-8 10-10 किलोमीटर ऊंचे। और वो जैसे दीपावली में अनार छूटते हैं ना, उस तरह के अनारों की तरह से गुलाबी बर्फ छूट रही है। परिलोक जैसा लग रहा है ना, परिलोक ही लग रहा है वो। इस बेहद ठंडे जो है अंतरिक्ष में, वहाँ ट्राइटन में इस तरह का एक परिलोक दिखाई दे रहा है हमें। और हम इसको नेपच्यून को देखते हैं इतने इतने ठंडे अंतरिक्ष में, और उसके बाद वहाँ से ये 8 ग्रह हमारे देखे जाते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके तो कई बच्चे पूछते हैं लेकिन पहले तो प्लूटो भी ग्रह था, वो क्यों नहीं है? तो वो बात समझाई जाती है उन्हें, किस तरह 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिकों के सम्मेलन में किस तरह से उसको कक्षा से हटा दिया गया और उसको बौना ग्रह मान लिया गया। क्यों हटा दिया गया तो मैं उनको बताता हूँ, क्योंकि ये कक्षा में शैतानी करता था। एक तो कारण ये है, कैसे शैतानी करता था, क्योंकि यह अकेला ऐसा ग्रह उस समय नवा ग्रह माना था जो कि नेपच्यून के कक्षा में भी चला आता था। तो दूसरे की कक्षा में जो है शैतानी तो हुई, जो दूसरे की कक्षा में आएगा, क्यों आ रहे हो भाई, तुम्हारी अपनी कक्षा बनी हुई है। तो इसलिए एक नियम ये बनाया कि हर ग्रह अपनी ही कक्षा में घूमता है, दूसरे की कक्षा नहीं काटेगा। और ऐसे मतलब बाकी उन चीज़ों को समझा के, अब दोस्तों ये जो है इसके भी 5 चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं इसके आसमान में, 5 चंद्रमा प्लूटो के। और इसके ये जो है बौना ग्रह है, तो ऐसे जो है अब कम से कम 5-6 बौने ग्रहों का पता लग चुका है, और तमाम और हो सकते हैं क्योंकि हम नेपच्यून से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस अंतरिक्ष, इस अंधेरे अंतरिक्ष में न जाने कितने और इस तरह के आकाश के पिंड हैं जो कि कल खोज होगी, और वो ड्वार्फ प्लैनेट्स कहे जाएंगे। और यहाँ तमाम विशाल पहाड़ों की तरह से डल्टी आइस बॉल्स भी घूम रही हैं जिनसे धूमकेतु बनते हैं, और हम सीमांत तक चले जाते हैं। हम सौरमंडल के सीमांत तक जाकर, वहाँ जाकर के हम ऊर्ट क्लाउड तक पहुँच जाते हैं।
ऊर्ट क्लाउड ऐसा है जो कि हमारे पूरे सौर मंडल को चारों ओर से जिसने घेरा हुआ है, चारों ओर से। और किस चीज से घेरा है? विशाल पहाड़ों की तरह की डल्टी आइस बॉल्स हैं जो बर्फ की आइस की बनी हुई हैं, मलबा है उनमें, उनमें गैस है, उनमें धूल है, पता नहीं क्या क्या है, उनसे बना हुआ है। अच्छा, तो फिर उसमें जब कभी कहीं कोई सुपरनोवा होता है, कोई तारे में विस्फोट होता है, सुपरनोवा बन जाता है, तो कुछ ऐसी घटनाओं से कभी कभी इनमें विस्फोट होता है, ये हिलते हैं। तो कोई बड़ी विशाल गेंद जो है, कोई पहाड़ खिसक आया और वो हमारे सौरमंडल को चला आता है। और जानते हो, जब सूरज की ओर लगातार आगे बढ़ता है तो उस पर पूंछ निकलने लगती है, और वो विशाल पूंछ लाखों किलोमीटर लंबी पूंछ बन जाती है, और बहुत सुंदर हरी नीले रंग की पूंछ बनती भी चली जाती है। और हम कहते हैं देखो पुच्छल तारा आ गया, देखो धूमकेतु आ गया। ये धूमकेतु आते रहते हैं। तो हम अब पृथ्वी की ओर लौटते, पृथ्वी की ओर लगातार लौटते हुए हम एक धूमकेतु को अंतरिक्ष में देखते जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे सौरमंडल की ओर आ रहा है। बच्चे उसको भी देख रहे हैं। उसके बाद हम उल्का पिंडों से बचते हुए किसी तरह आते हैं, और आकर के आगे मैं उनसे पूछता हूं, दोस्तों अब देखो वो दूर एक नीला गोला दिखाई दे रहा है, जानते हो वो कौन सा है? अब तक बच्चे समझ चुके हैं। वो कहते हैं हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जो है वो नीली दिखाई दे रही है। अरे नीली दिखाई दे रही है, तो कल जो है अगर कोई एलियन आया ना और वो हमारी पृथ्वी को देखेगा तो क्या कहेगा? अपने यहाँ जाके लौट के कहेगा मैंने एक नील ग्रह देखा, मैंने एक नीला ग्रह देखा। और हमारी पृथ्वी इतनी सुंदर है, क्यों है? क्योंकि उसमें 2/3 समुद्रों से ढका हुआ, पूरा पानी से भरा हुआ हमारा ग्रह है, इसलिए वो नीला दिखाई देता है। चलो, मैं अब वायुमंडल में प्रवेश कर रहा हूँ। ये बहुत खतरनाक काम होता है। अंतरिक्ष में जाने के बाद जब लौटते हैं, अंतरिक्ष यान के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है वायुमंडल में प्रवेश करते समय। अगर उसकी धातु बाहर से इतनी मजबूत नहीं है कि वो उस घर्षण से पैदा जो अथाह गर्मी में जलकर भस्म न हो जाए, ऐसा बनाया जाता है। लेकिन हमारे कल्पना अंतरिक्ष यान पर तो उसका कोई असर पड़ता नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बहुत सुरक्षित रूप से ले जा रहा हूं। अब देखो, अच्छा अब नीचे देखो जरा सा, क्या दिखाई दे रहा है? हमारा देश भारत दिखाई दे रहा है भाई। अरे उसको देखो, उसके ऊपर, उसके भाल पर, उसके माथे पर जो है एक कितना सुंदर हिमालय का मुकुट बना हुआ है। और उसके 3 तरफ नीचे देखो तो कितना सुंदर सागर जो है, उसकी लहरें ठाठ मार रही हैं। और एक और बंगाल की खाड़ी, एक और हिंद महासागर विशाल, और एक और अरब सागर। तो 3 तरफ से सागर है। और उसके बाद देखो हिमालय से कितनी कल कल बहती हुई नदियां आ रही हैं, कितने झरने फूट रहे हैं। और वहाँ कितने घने जंगल हैं हमारे यहाँ, ये तो तुम्हें पता है। कितने कितने घने हरे भरे जंगल हैं। वहाँ के इन विशाल मैदानों में कितनी हरी भरी शस्य श्यामला फसलें लहलहाती है हमारे यहाँ। और कितने लाखों करोड़ों तरह के जीव जंतु है, कितना जीवन वहाँ पनप रहा है, कितने जीव वहाँ हैं। जीवन की पूरी धड़कन है, जीवन की पूरी हलचल है। और मैं धीरे धीरे तुमको ला रहा हूँ, और मैं ला के उनको उनके स्कूल के ऑडिटोरियम में या उनके स्कूल के प्रांगण में वहाँ अंतरिक्षयान को उतार लेता हूँ। और उतारने के बाद उनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। मैं माने देवीदा, कमांडर देवीदा उनसे एक सवाल पूछते हैं, और वो सवाल है, दोस्तों तुमने अंतरिक्ष में कहीं कोई जीवन देखा? नहीं, नहीं देखा। कहीं कोई तितली देखी? नहीं। कहीं क्या चिड़ियों का कलरव सुना? नहीं। कहीं नदियों की कलकल सुनी? नहीं। कहीं शस्य श्यामला लहलहाती भी फसलें देखी? नहीं। हरे भरे जंगल? ना, हमने कुछ नहीं देखा। तो फिर यह सब कुछ तो हमारी इस प्यारी और निराली धरती में है दोस्तों। ये हमारी प्यारी और निराली धरती इसीलिए प्यारी और निराली है क्योंकि यहाँ से सब कुछ है। और देखो, कीट पतंगों से लेके, तितली चिड़ियों से लेकर के, वन्य जीवों से लेकर के, और इतने मनुष्यों से भरा हुआ ये सारा विश्व, ये सारी सारी दुनिया, हमारी धरती ये है जहाँ जीवन का दिया जो है वो जल रहा है और जीवन का स्पंदन हो रहा है। तो मेरे साथ जीवन का गीत गाओगे क्या तुम? सब लोग
तैयार हो जाते हैं, हाँ हम जीवन का गीत गाएंगे। तो चलो दोस्तों, जीवन का गीत गाते हैं। सब तैयार हो? हाँ। जीवन तेरे रूप ने, वो मेरे साथ गाते हैं। जीवन तेरे रूप ने, जीवन तेरे रूप ने, धरती के आंचल में पहले तेरे नाना रूप, जल में थल में और हवा में, साया हो या धूप। कहीं ऊंची पर्वतमाला, हिम से ढका हिमाला, कहीं ऊंची पर्वतमाला, हिम से ढका हिमाला, ठंडा रेगिस्तान कहीं और तपता रेगिस्तान कहीं, ठंडा रेगिस्तान कहीं और तपता रेगिस्तान कहीं। कहीं घने हरे जंगल, कहीं घने हरे जंगल, कहीं भरे गहरे दलदल, तीन तरफ सागर का जल, तीन तरफ सागर का जल, हर तरफ जीवन की हलचल, हर तरफ जीवन की हलचल। जीवन है बस एक, रूप है अनेक, जीवन तेरे रूप ने, जीवन तेरे रूप ने, जीवन तेरे रूप ने। कहीं पंछी कलरव करते, कहीं गुनगुन भौरों का गुंजन, कहीं पंछी कलरव करते, कहीं गुनगुन भौरों का गुंजन, कहीं हिरन कुलांचें भरते, कहीं हिरन कुलांचें भरते, हर तरफ जीवन की धड़कन, हर तरफ जीवन की धड़कन। जीवन है बस एक, रूप है अनेक, जीवन तेरे रूप अनेक, जीवन तेरे रूप अनेक, जीवन तेरे रूप अनेक, जीवन तेरे रूप अनेक। धन्यवाद दोस्तों। ये कह के मैं उन बाल अंतरिक्ष यात्रियों से विदा लेता हूँ, और इस तरह से सौर मंडल की सैर की कहानी पूरी हो जाती है। अब इस तरह ये, अब बच्चों को लगता है सौर मंडल को तो हमें सारा इस तरह पता लग गया, हम खुद ही घूम आए हैं अपने सौर मंडल में, सारा खुद हो आए हैं। और इसी तरह से जो है तमाम कहानियां हैं, उन कहानियों को तैयार करता हूं बच्चों के लिए, और हर बार कहीं तरह तरह की कहानियां सुनाता हूं उनको। मेरे पास एक टाइम मशीन भी है, और वो प्रोफेसर गजानन मेरी पहचान के हैं, प्रोफेसर गजानन ने बनाई है वो। और उनकी टाइम मशीन जो है, अंकल गजानन आते हैं और कैसे बच्चों को बैठा के वो वर्तमान से अतीत में ले जाते हैं, पूरा इतिहास दिखाई देता है। उसमें पर्यावरण की कहानी सुनाता हूँ। पर्यावरण की कहानी पर्यावरण की कहानी इसलिए क्योंकि पर्यावरण किस तरह से डिग्रेडेशन हुआ, उसका किस तरह खत्म हुआ है, इसको अपनी आंखों से देखते हैं बच्चे। जाकर के 375 साल पीछे पहुंच जाते हैं। आज से 375 साल जाकर के दिल्ली सल्तनत के ऊपर, उनको पता नहीं होता है, घने जंगलों से घिरा हुआ जो है। तब वो पूछते हैं हम कहाँ हैं, तो वो जो है तब उनको अंकल गजानन बताते हैं, हम तो वहीं हैं जहाँ से चले थे। ये आज दिल्ली सल्तनत है, ये 14वीं शताब्दी में 1375 मेरे मीटर में दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ कौन है? फिर यहाँ फिरोज शाह तुगलक का राज चल रहा है। तो फिर हम दिल्ली में हैं, तो लाल किला का, अरे लाल किला तो अभी बना ही नहीं, अभी तो शाहजहां आया ही नहीं, लाल किला कहाँ बना है अभी। लेकिन वो एक ऊंची सी मीनार दिखाई दे रही है, वो क्या हो रहा है उसमें से? हो, वो तो कुतुब मीनार है। वो पता है 1190 में उसका निर्माण शुरू हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था वो। उसके बाद जो है वो 1220 में उस पर बिजली गिर गई थी, आसमानी बिजली गिरी, और उससे जो है ऊपर की मंजिलों को बड़ा नुकसान हुआ। तो ये जो फिरोज शाह तुगलक है ना, वो उसकी मरम्मत करवा रहा है। वो बन रही है अभी, कुतुब मीनार बन रही है इसमें से। अच्छा, इतना घना जंगल, इसमें नीचे वो चारों ओर परकोटा दिखाई दे रहा है। उस परकोटे में वो कहते हैं कि ये हम जंगल में कहाँ जा रहे हैं। वो कहते हैं देखो, अभी देखोगे। धीरे धीरे टाइम मशीन को उतारते हैं, और वो एक ईंटों से बने हुई ऊंची सी इमारत में, वहाँ पर जंगल के बीच में, पेड़ों के बीच में, उस पर उतार देते हैं। वो कहते हैं दोस्तों, ये कुशक महल है।
ये कुशक महल आज भी दिल्ली में है। जब वर्तमान में लौटोगे, कभी तुम अगर जाओगे ना तीन मूर्ति भवन देखने के लिए, उसके भीतर जाना और जाकर के पूछना कि कुशक महल कहाँ है, तो तुम्हें पता लग जाएगा वो कुशक महल के अवशेष आज भी है, तुम जाके उसे देख सकते हो। हम उसी में आए हैं। अभी तो ये बिल्कुल शिकारगाह है उसकी फिरोजा तुगलक की। तो फिर हम आए क्यों हैं यहाँ? तो मैं दिखाना चाहता हूँ ना क्या हो रहा है यहाँ पर। उतनी देर में दूर से कुछ झंडे निशान दिखाई देते हैं हिलते हुए, और तब तक एक विशाल हाथी पर बैठा हुआ एक बादशाह चला आ रहा है और वो हाथ का इशारा करता है और उसके पीछे से हंगामा मच जाता है। तमाम बर्तन और ढोल नगाड़े शंख और घंटियां, पता नहीं थालियां, जिसके हाथ जो पड़ा वो बजाते हुए लोग आ रहे हैं। लेकिन उनसे पहले चीते रखे हुए हैं, चीते। उनकी आंखों में पट्टी बंधी भी है और बैलगाड़ियों पे चीते चले आ रहे हैं। उनके पीछे घुड़सवार हैं जिनके हाथों पर शिकार के लिए सिखाए हुए बाज हैं। उनके पीछे शिकारी कुत्ते हैं, उनके पीछे जंगली बिलाव हैं जो सिखाए हुए। उन सब को छोड़ दिया जाता है, हाका हो रहा है और सैकड़ों जानवर बेमौत मारे जाते हैं। बहुत ही निर्ममतापूर्वक उनका शिकार कर दिया जाता है। और इस तरह वहाँ बच्चे बहुत उनका मन खराब हो जाता, अंकल हम नहीं देखना चाहते इस तरह। उन तो अंकल गजानन बताते हैं, दोस्तों मैं तो सिर्फ ही बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह एक पहले शिकार की परंपरा थी, किस तरह से निर्मम तरीके से शिकार कर दिया जाता था। तो ये मैंने खाली तुमको दिखाना था। लौटते हैं, चलो चलते हैं। लौटते हुए बीच बीच में कुछ पड़ावों पर लौटते हुए चलेंगे। लौटते हुए आते हैं, उसके बाद वो जो है पता लगा एक जगह रुकते हैं तो वहाँ अकबर अपने 1000 चीते जो है, जो आज भारत में चीता ही नहीं, आज भारत में नहीं, वो 1952 में उसको जो है विलुप्त मान लिया गया था क्योंकि भारतीय चीता खत्म हो गया। तो फिर वो किताबों में रह गया खाली। अगर ऐसे ही शिकार होता रहा तो जाने कितनी जीव जातियां खत्म हो जाएंगी। तो लेकिन वहाँ 1000 चीते, उनकी आंखों पर भी पट्टी बंधी भी, बैलगाड़ियों में उनको ले जाके और अकबर शिकार पर निकले हुए। और वो देख के बच्चे वहाँ से भी भागते हैं, वो कहते हैं नहीं ले चलो। उसके बाद आगे चल करके राजे महाराजाओं का, रानियों का, उनके मचानों को देखते हैं कैसे शिकार किया जा रहा है। साथ में ये भी देखते हैं कि कैसे जंगलों को काटा जा रहा है, कैसे तमाम शहर आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह गाँव के आसपास की ज़मीन लगातार जो है वो बढ़ करके शहर बन रही है, जंगल खत्म हो रहे हैं, हरियाली गायब हो रही है, और किस तरह उसमें रहने वाले जो उसके रहवासी जो हैं वो वन्य जीव, उनका घर छिन गया है, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास खाने की कमी हो रही है, वो गाँव की ओर आने लगते हैं, वो आक्रमण करने लगते हैं। उसमें से शेर बाघ तेंदुआ ये सब आने लगते हैं। वो तो बीच में सिंधु नदी के किनारे गैंडे भी देखते हैं। आज तो गैंडे सिर्फ आसाम में हैं, देखिए। उस समय वो देखते हैं कि ये तो वहाँ गैंडे भी हैं उसमें, तब होते थे। लेकिन धीरे धीरे सब खत्म कर दिए गए, जंगल उजड़ गए, हरियाली खत्म हो गई। और वहाँ से आगे आके जब अंग्रेज़ों के शासनकाल में आते हैं तो अंग्रेज़ कितनी निर्ममता पूर्वक शिकार कर रहे हैं, और उन्होंने ट्रॉफी मान लिया। उनको जानवर मार के उनमें भूसा भर करके उनके नमूने खड़े करने लगे, उनके सिर काट करके अपने ड्राइंग रूम में सजाने लग गए। और ये एक नया शिकार का शौक़ लोगों में पैदा कर दिया, जिसके कारण बहुत नुकसान हुआ और तमाम वन्य जीव इस तरह से ख़त्म कर दिए गए। वहाँ से आके बच्चे कहते हैं कि अंकल हमें बहुत बुरा लग रहा है, हम बिल्कुल हमें वापस ले चलिए, हम नहीं देखना चाहते ये सब। वो कहते हैं लेकिन भविष्य नहीं देखोगे क्या? वो कहते हैं भविष्य कैसे? वो कहते हैं जैसे हम अतीत में गए ऐसे भविष्य में चले जाएंगे। कहते हैं आज हम थक गए हैं, अगले इतवार को आएंगे, फिर उस दिन जो है छुट्टी के दिन, उस दिन हम आपके साथ चल सकते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद वो अपने टाइम मशीन में बैठा के उनको 50 साल आगे ले जाते हैं। मतलब उनको 2070 में ले जाते हैं, आज 2020 है। तो वहाँ ले जा कर के जब वो जाते हैं तो देखते हैं एक विशाल शहर दिखाई दे रहा है चमचमाता हुआ, और चमचमाती बिल्डिंगें, चमचमाती सड़कें, उन पर कारें उड़ भी रही हैं, और वो कारें जो है उड़ते उड़ते पानी में भी उतर रही हैं। एक अजीब ही किस्म का एक नया मतलब जो है भविष्य का एक नगर दिखाई दे रहा है। फिर वो धीरे धीरे अपनी टाइम मशीन को उतारते हैं और एक जगह जो है उतार करके सामने लिखा हुआ है उसमें चिड़ियाघर, जू। अब
70 का वो चिड़ियाघर देख रहे हैं। तो बच्चे वहाँ जाते हैं और 5 बच्चे ये हैं और एक अंकल गजानन हो गए, तो 6। तो 6 जाके वो सोचते हैं टिकट ले लेते हैं। यहाँ पर जाते हैं तो 2 चिंपैंजी बैठे हुए हैं गेट पर, जो है गेट 3-4 गेट खुलते हैं अपने आप ऑटोमेटिक, और उसके बाद जाके देखते हैं 2 चिंपैंजी मेज लगा के बैठे हुए हैं वहाँ पर। उनसे कहते हैं कि यहाँ तो चिंपैंजी बैठे। वो कहते हैं क्या चिड़ियाघर देखने आए हो? अरे आप हमारी भाषा जानते हैं? वो कहते हैं हम तो कई भाषाएं जानते हैं। हम हिंदी में तुमसे बोल रहे हैं, हम तो फ्रेंच में, जर्मन में और इतालवी में, रूसी भाषा में, और भारत की जो है तमिल, कन्नड़ और इनमें तेलुगु, इन सभी बांग्ला भाषाओं में, असमी भाषाओं में सब में बोलते हैं हम तो। अरे आपको सब कुछ आता है? वो कहते हैं हाँ हमें आता है। तो हमें टोकन खरीदना पड़ेगा? वो कहते हैं नहीं खरीदना नहीं है, हम तुम्हें टोकन दे रहे हैं, लेकिन एक शर्त है, तुम किसी चीज को छुओगे नहीं, तुमने कुछ भी नहीं छूना है, भीतर जाके देखना है केवल, और जानवर तुम्हारे आसपास आएंगे, चलेंगे फिरेंगे, लेकिन उन पर हाथ नहीं लगाना है। ये भीतर जाते हैं तो अंदर जाते ही अचानक एक "म्याऊं" करके चिल्लाता हुआ एक शेर कूदता है, दहाड़ता हुआ। शेर की दहाड़ के साथ उसका मुंह खुलता है, उसमें से भाप निकल रही है, लाल और तेज दांत दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद वो एकदम रुकता है, अपनी लाल गुस्सैल आंखों से चारों ओर देखता है। बच्चों की तो जान सूख गई, और अंकल गजानन भी उछल के पीछे खड़े हुए। और फिर धीरे 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 शेर शांत हुआ, और वो पीछे जाके फिर जहां पर था वहीं खड़ा हो गया। वो डरते हुए आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कि एक हाथी धूल उड़ाता हुआ एकदम आया, और आकर के चिंघाड़ा करके चिंघाड़ा, और चिंघाड़ करके एकदम इनके सामने आके सूंड घुमाने लगा। वहां भी बहुत डर लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद शांत हो गए। वो भी पीछे जाके जहाँ से आया था वहाँ पर खड़ा हो गया। उसमें से ऐसे भालू आया, उसने खूब अच्छा डांस दिखाया, वो अपना डांस करता हुआ, लेकिन उसने न केला मांगा, न मूंगफली मांगी, कुछ नहीं मांगा, और उसके बाद धीरे धीरे शांत होके फिर चला गया। उसने ऐसे ही जो है उन्होंने चिड़ियों के पिंजरे देखे, चिड़ियों के पिंजरों में से वो खुले हुए थे, चिड़ियाँ निकलती थी, उनका झुंड का झुंड निकल करके आसमान में जो है उड़ने चला जाता था, और उसके बाद पूरा उड़ करके वापस आके फिर पिंजरों में बैठ जाता था। वो बड़े हैरान रह गए। पेड़ों पर देखा कि वहां पर से लंगूर और बंदर जो है वो तमाम करतब दिखा रहे हैं, और वो करतब दिखाने के बाद उसके बाद शांत होकर बैठ जा रहे हैं। फिर अंकल कहते हैं, अंकल गजानन, कि चलो तुम्हें मैं बच्चों का भी वो कमरा दिखाता हूँ जहाँ पर कि जानवरों के बच्चे यहाँ जू में रखे गए। वहाँ जाते हैं, पता लगा वहाँ से बच्चे किराए पर लेते हैं लोग। शेर का बच्चा, हाथी का बच्चा, भालू का बच्चा, तरह तरह के बच्चे वहाँ से वो गाइड बताता है, वहाँ भीतर जो था वो बताता है कि यहाँ से लोग ले जाते हैं किराए पर, और उनकी देखभाल करते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना होता है। बच्चों को बहुत प्यारे लगते हैं ये जानवरों के बच्चे, इसलिए ले जाते हैं। वहाँ से बच्चे कहते हैं अंकल अब हो गया, चलिए हम लोग चलते हैं, हमें बाहर ले चलिए। बाहर आते हैं तो बाहर आके उदास रहते हैं। तो अंकल गजानन पूछते हैं, दोस्तों कैसा लगा चिड़ियाघर भविष्य का? कहते बहुत खराब लगा। क्यों? क्योंकि उसमें जानवर हैं ही नहीं, जो हैं तो वो अजीब से मतलब मशीनों की तरह से चल रहे हैं। तब वो कहते हैं कि दोस्तों वो तो मशीनें ही हैं, ये रोबोटिक जानवर हैं, क्योंकि जानवर तो सब खत्म कर दिए, जंगल खत्म हो गए, जानवर खत्म हो गए, तो फिर उनमें चिप लगी हुई है उनके दिमाग में, जैसा प्रोग्राम किया गया है वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हर जानवर उस तरह से हरकत कर रहा है, और उसके बाद वो अपनी जगह जाके खड़ा हो जाता है। कोई और दर्शक आएगा तो उनको देखते ही उसके बाद वो फिर एक्टिवेट होंगे, और वो आकर के फिर वही हरकत करेंगे एकदम से। क्या तुम्हें ऐसी दुनिया पसंद है? नहीं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो तुम्हें कैसी दुनिया पसंद है? हमें तो अपनी वही हरी भरी दुनिया पसंद है, हमें तो वो हमारे जानवर चाहिए, हमें तो जिंदा बिल्ली चाहिए, हमें तो जिंदा कुत्ता चाहिए, डॉगी चाहिए, हमें उसके पिल्ले चाहिए, हमें तो शेर भालू सब चाहिए, हमें लोमड़ी सियार और बंदर और लंगूर सब चाहिए, हमें वो रंग बिरंगी सारी चिड़ियाँ चाहिए, वो तितलियाँ चाहिए, सब चाहिए। तो दोस्तों ये तो तब बचेगा जब तुम उनको बचाओगे। हमारे पुरखों से और हमसे तमाम गलतियां हुई हैं,
हमने बहुत गलतियां की हैं जिसमें हमने जंगल उजाड़ दिए, हमने हरियाली मिटा दी, हमने वन्य जीव खत्म कर दिए, कितनी जीव जातियां इस धरती से खत्म हो गई। चीता हम तुम्हें आज दिखा नहीं सकते हैं, कल तुम अपने बच्चों को क्या नहीं दिखा पाओगे। इसी दिल्ली में आज हमें गौरैया नहीं दिख रही, हम अपने बच्चों को क्या बताएं, किताब में केवल गौरैया की फोटो दिखा रहे हैं, उसका चित्र दिखा रहे हैं। तो ऐसे तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। ये तो तब बचेगा दोस्तों जब तुम उनसे प्यार करोगे, जब तुम जीव जंतुओं से प्यार करोगे, तुम पेड़ पौधों से प्यार करोगे। वहां तो आसपास जो पेड़ थे वो भी सब प्लास्टिक के नकली बने हुए थे, पेड़ थे ही नहीं असली। तो जब तुम इन सब से प्यार करोगे तो तब जाके ये बचेंगे। तुम कल की दुनिया वही बना सकते हो जो दुनिया तुमने अतीत में देखी थी, कितनी हरी भरी थी। देखो वैसी हरी भरी दुनिया तब बनेगी दोस्तों जब तुम प्रकृति से प्यार करोगे, जब तुम पेड़ पौधों से प्यार करोगे, जीव जंतुओं से प्यार करोगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद उनसे विदा लेते हैं हम। तो इस तरह से जो है उन्हें पर्यावरण की पूरी कहानी सुनाई जाती है। इसमें उपदेश कहीं नहीं दिया जा रहा है, इसमें सारा वो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो खुद महसूस कर रहे हैं ये सब कुछ क्यों हो रहा है। उनके भीतर एक ऐसा सोच अपने आप जो है विकसित हो रहा है। उनको उनको सोच रहे हैं कि ये गलत हुआ, हम नहीं कह रहे हैं गलत हुआ सही हुआ, लेकिन वो खुद समझ रहे हैं। ये एक एक किस्सा गोई में उनको एक पर्यावरण की कहानी सुना दी गई। इस कहानी का नाम वैसे मेरा लौटे हुए मुसाफिर है, किस तरह वो जाते हैं। इसमें और भी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इस कहानी के ज़रिए, इस किस्से के ज़रिए, इस किस्सा गोई के ज़रिए बच्चों को एक पर्यावरण के बारे में पूरी जानकारी मिल जा रही है। और इसी के बीच बीच में कुछ गीत सुना दिए जाते हैं उन्हें सारा, जिससे कि उनका मन बहलाव होता रहता है। और आपको एक चीज़ बताऊं, कई जगह ऐसा होता है, गाँव के इलाके में जाता हूँ, दूर दराज इलाकों में जाता हूँ, तो कई जगह बच्चे बिल्कुल खामोश रहते, बोलते ही नहीं हैं। और बोलते नहीं हैं तो उनको बुलवाया कैसे जाए। तो फिर उसमें मैं अपनी तकनीक ये अपनाता हूँ कि अच्छा दोस्तों तुम गाना तो गा लेती होगी ना। वो चुप रहते हैं, हंसते हैं, क्योंकि गीत कविता गाने उनको बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा तुम सुना सकते हो कुछ, फिर भी चुप रहते हैं। अच्छा मैं सुनाता हूँ उसको तो बोलोगे, वो कहते हैं हाँ। तो मैं उन्हें मज़ेदार सी कोई कोई गीत सुनाता हूँ जिसको गाने लगते हैं, और जब गीत पूरा होता है ना, वो सब मेरे साथ बातें कर रहे होते हैं, वो सब मुखर हो चुके होते हैं। और गीत बड़ा अजीब सा होता है वो, जो उनकी स्मरण शक्ति को मापता है। बाद में उनको बताता हूँ, देखो तुम्हारा पता लग रहा है इससे कि कौन कितना याद रख सकता है। सीताराम पकावे रोटी, सीताराम पकावे रोटी, उस रोटी में बजती घंटी, घंटी बजती टन 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 टन, घंटी बजती चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई फुर 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 फुर, टन 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 टन, फुर 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 फुर। चिड़िया की फिर चिड़िया का ये गाना सुनकर बिल्ली बोली मियाओ 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 मियाओ, टन 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 टन, फुर 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 फुर, मियाओ 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 मियाओ। बिल्ली का ये गाना सुनकर कुत्ता बोला भौं 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 भौं, टन 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 टन, फुर 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 फुर, मियाओ 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 मियाओ, भौं 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 भौं। ऐसे बढ़ता चला जाता है, और फिर आगे चल करके वो पता लग जाता है कि बच्चों को कितना याद हो रहा है, क्योंकि हर बार जो जो आवाज़ आ रही है उसको बच्चों ने रिपीट करना है, उसको याद रखना है, और तब उनकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और पता लग जाता है, और तब तक वो खुल जाते हैं। तो ऐसे कुछ और भी गीत हैं मेरे पास जिनसे मैं उन बच्चों से बात करता हूँ और फिर एक नया किस्सा सुनाता हूँ। मैं आपको बताऊँ, मुझे पता नहीं कि समय कितना मेरे पास है, मुझे मालूम नहीं है अभी, और ये जानना चाहता हूँ। मैं एक बार शिमला गया था। शिमला में गेटी थिएटर में नेशनल बुक ट्रस्ट का पुस्तक मेला था, और वहाँ ये मौका मिला था कि वहाँ बच्चों को कहानी सुनानी है। वहाँ कॉटन स्कूल करके उसके 300-350 बच्चियाँ आई हुई थी, सारी बालिकाएँ आई हुई थी, और वो गेटी थिएटर में। गेटी थिएटर इतनी मेरी कल्पना का थिएटर, अरे
आज मतलब सौभाग्य है कि मुझे गेटी थिएटर में कहानी सुनाने का मौका मिल रहा है, तो मैं बड़ा रोमांचित था। लेकिन मन में ये था कि मैं बच्चों को सुनाऊंगा क्या वहाँ। शिमला के बच्चे हैं, उनको क्या सुनाया जाए, क्या सुनाया जाए। तो मैंने बच्चों को जब सुनाया तो उनको मैंने ये बताया कि मैं तो बड़ा परेशान हो रहा था, देखो बच्चे हो, तुमको मैं सुनाऊंगा क्या, मैं यहाँ शिमला आ रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं मैं क्या सुनाऊं। तो जब मैं किचन की ओर जा रहा था, अचानक टोकरी में से आवाज आई, हमारी कहानी सुना देना। मैंने कहा कौन कौन बोल रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ। मैं पास में गया, देखा वहां कौन था पता है, मैंने जेब से निकाला और एक बड़ा सा आलू दिखाया। वहां तो आलू था और ये कह रहा था, पता है, ये बोल रहा था शिमला जा रहे हो। मैंने कहा क्यों, तुम्हारी कहानी किस लिए। कहने लगा कि वो भारत में सबसे बड़ा आलू पर जो रिसर्च हो रही है वैज्ञानिक करने, वो तो शिमला में ही है ना, कुफरी में। सबसे बड़ा संस्थान इंस्टीट्यूट वहाँ है जहाँ पर आलू पर मुझ पर रिसर्च हो रही है, तो इससे अच्छा क्या मौका हो सकता है। वहाँ मेरे तमाम बिरादर हैं, तमाम मेरे मेरे बिरादरों की किस्में हैं जो उगाई जा रही हैं, उन पर काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है, तो तुम ये सुना देना उसमें से। मुझे लगा कि ये तो बहुत बढ़िया बात है वास्तव में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों को आलू की कहानी सुनाऊंगा। तो ये आलू जो है, दोस्तों जानते हो कि इसको आलू को जो है 500 साल पहले हमारे यहाँ कोई जानता ही नहीं था। और ऐसा करते हैं कि जब आलू की कहानी सुन रहे हैं तो पहले एक छोटा सा राइम उसको गा लेना, शिशु गीत को गा लेते हैं। आलू कचालू बेटे कहाँ गए थे, आलू कचालू बेटे कहाँ गए थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। अब इससे भी सारे बच्चे गा रहे हैं और धीरे धीरे वो सब खुल गए। तो फिर मैंने कहा कि हम इतना गा रहे हैं, आलू हाथ में लिया हुआ है, लेकिन 500 साल पहले तो कोई जानता ही नहीं था, पता ही नहीं था। क्यों नहीं जानता था, क्योंकि भारत में था ही नहीं। भारत में नहीं था तो भारत में कहाँ से आया, पुर्तगाली लाए। ये तो वास्को डी गामा जब आया ना, उसके बाद तमाम लोग पुर्तगाली पहुंचे तो वो आलू लाए और उन्होंने जो है हमारे देश के पश्चिमी तट पर सूरत वगैरह में आलू उगाना शुरू किया। अच्छा, तो फिर तो पुर्तगालियों के यहाँ होता था क्या, नहीं, पुर्तगालियों के यहाँ भी नहीं होता था, वहाँ नहीं होता था, पुर्तगालियों के यहाँ नहीं होता था, तो फिर उन्हें उन्हें कैसे पता था, क्योंकि वो स्पेन में होता था। स्पेन में, अच्छा, स्पेन में कहाँ से होता था। स्पेन में तो पता है, स्पेन में कोई लाया था, लेकिन उससे पहले स्पेन का ही एक जो है विश्व प्रसिद्ध नाविक था जिसका नाम तुम जानते हो, और वो गया था, उसको भेजा गया था, पुर्तगाल की ओर से गया था वैसे वो। उसका नाम था कोलंबस। कोलंबस जब 1492 में उसको यात्रा पर भेजा गया तो वो भारत खोजने के लिए निकला, और भारत खोजते खोजते पता लग गया वो दक्षिण अमेरिका। वो तो दक्षिण अमेरिका में पहुंच गया, और दक्षिण अमेरिका जाकर के उसने हिस्पानियोला द्वीप जो है उसमें पहली बार एक ऐसी अजीबोगरीब फसल देखी, जो जिसके नीचे कंद लगते थे, ट्यूबर्स लगते थे जमीन के भीतर। फसल जो है वो जमीन के नीचे पैदा हो रही। अब तक उसने जो फसलें देखी थी वो सब जमीन के ऊपर थी, सारी तो ऊपर पैदा हो रही थी। तो ये देख के बड़ा हैरान रह गया। वहाँ के जो नेटिव्स थे, जो आदिवासी थे, स्थानीय लोग थे, उनसे काफ़ी कुछ पता किया, लेकिन पता लगा ये तो आदिवासियों का भोजन है। तो ऐसा नहीं कि कोलंबस के साथ आया हो, कोलंबस के साथ आलू नहीं पहुंचा। कोलंबस ने उसको कोई खास महत्व तो नहीं दिया है कोलंबस के साथियों ने, क्योंकि उसको गरीबों का, आदिवासियों का हॉग फूड कहते थे उसको सारा। ये जो है ऐसे ही खाते हैं लोग, ये तो कोई खाना थोड़ी है, हम लोगों का भोजन तो गेहूं और ये दूसरी फसलें हैं, ऐसा सोचते थे वो लोग। तो उसको लेकर के इन्होंने वहाँ पर ये किया कि उसने देखा। लेकिन उसके बाद जब पता लग गया, जब स्पेनी सेना वहाँ पहुँच गई और इन्होंने वहाँ पर जाकर के महान इनका सभ्यता को, एस्टेक मय सभ्यताएं सब बर्बाद कर डाली और वहाँ के लोगों को आक्रमण करके मार डाला, तो फिर उसके बाद ये हो गया कि वो जो है वहाँ इन्होंने फ्रांसिस्को पिज़ारो करके इनका सेनापति था जिसने पेरू में आक्रमण किया था, और उसका एक पादरी था। तो तब तक तो आलू का पूरा पता लग गया था फसल का, और लोगों से पूछ भी लिया कैसे खा रहे हैं, उबाल रहे हैं, उसकी सब्जी बना रहे हैं कैसे, वो सब पता लग गया था। रोटी भी बनाते थे उसके उबाल करके बना के। तो
फ्रांसिस्को पिज़ारो का कहते हैं एक पादरी लेकर के आया स्पेन। जब वो देखा गया उसके बाद उसके नाविक आए तमाम जहाज़ों में जो है, अब रास्ते में खाएं क्या, ऐसा भोजन खराब हो जाता था, लोग भूखे रह जाते थे। तो भूख से निपटने का बेस्ट तरीका ये था, सबसे बढ़िया तरीका उन्हें लगा कि भाई ये भोजन रखो, ये ज़मीन के भीतर पैदा होने वाला, ये जो इसको क्या बोल रहे हैं ये लोग, ये पताता कह रहे हैं, ये पताता ले चलो। तो पताता को जब वो लाए तो स्पेनी पताता ही कहने लगे, और पुर्तगालियों ने ज़रा सा फ़र्क कर लिया, वो बटाटा कहने लगे। और जब भारत वो लेके आए तो यहाँ बटाटा ही कहा गया। आज भी बम्बई के कई होटलों में बटाटा कहलाता है उसमें से। और वो बटाटा का जो है, लेकिन जब ये स्पेन से इंग्लैंड वगैरह पहुंचा तो अंग्रेज़ों ने उसको, वो तो अपनी ज़ुबान के हिसाब से कहना चाहते थे, वो पताता को उन्होंने जो है पथेटो कह दिया, उन्होंने पोटैटो बना दिया उसमें। फ्रांस पहुंचा तो वहाँ पोमे द टेरे, और उसमें जो है वहाँ चला गया। और कई देशों में, वहाँ यूरोप के कई देशों में पताता बना, कहीं इडेपिल भी इसको कहने लगे कि मिट्टी का सेब, इस तरह के नाम रखे गए। बड़ी लंबी कहानी है दोस्तों उसकी, इतनी लंबी कहानी है कि वो तो अपने आप में 1 घंटा 2 घंटा उसके लिए जो है उसके लिए जो है सुनाने को चाहिए। तो वो कभी और सुनाएंगे, मतलब उसमें कहानियाँ कई है, बहुत सारी हैं। और उसी में सब आता है कि किस तरह से आलू की खेती हुई, कैसे उसको आलू ले लो, उबले आलू लो, अंडे लो, उबले आलू लो, अंडे लो। अरे बाज़ारों में जो है उबले अंडे और आलू एक ही तरह से बिक रहे थे उसमें से। कैसे फ्रांस का लुई 14वां राजा, उसने बढ़ावा दिया, कैसे उसकी रानी एंतोइने ने और उसने जो है इसको आलू के लिए काफ़ी मदद की, उसके प्रचार के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए। कैसे पार्मेंटियर नाम का एक फार्मासिस्ट था जो 7 साल जो है जर्मनों ने अपनी जेल में डाल दिया था और कहा कि इस भोजन को कोई नहीं करता, इसको यही खिलाओ। 7 साल तक आलू खाता रहा और ऐसा स्वाद उसकी ज़ुबान पर चढ़ा कि जब फ्रांस लौट के आया वो, तो उसने आलू की खेती शुरू की। और बाद में जब वो एक बार लुई 14वां और रानी एंतोइने उसके फार्म के पास आए तो वो लुई एंतोइने ने अपने जूड़े में उसके खूबसूरत से फूल तोड़ के लगा लिए, और लुई 14वें ने तोड़ करके अपने कोट के बटन होल में एक लगा लिया। उसमें दरबारी ने देखा कि अरे राजा साहब लगा रहे, फटाफट वो भी लगाने लगे। अब लोग घर में भी उगाने लगे, साहब राजा साहब पसंद करते हैं इसे। ऐसी तमाम कहानियां हैं इतनी मज़ेदार। 1885 में देखो, वान गॉग ने एक विश्व प्रसिद्ध इसकी पेंटिंग बनाई, पोटैटो ईटर्स करके, दुनिया की आज नायाब पेंटिंग्स में से वो है। इसके अलावा जो है कितनी चीज़ें उस पर, कितने लोगों ने चित्र बनाए, कितनी कविताएं लिखी। हमारे यहाँ गीत चतुर्वेदी ने इतनी खूबसूरत कविता लिखी हुई है उसी चित्र को, पोटैटो ईटर्स को देख करके। बेडब बनारसी ने उसी पे एक पैरोडी शेर लिखा हुआ है, वो भी बड़ा मज़ेदार है। वो सब कुछ बहुत, उसके भीतर कहानियाँ हैं एक से एक मज़ेदार। लेकिन उनको सुनाने के लिए फिर आगे कभी वक्त मिलेगा तो उसमें सुनाएंगे। इसके अलावा आम की कहानी है, या हमारे धान की कहानी है, या हमें कॉफ़ी की। कॉफ़ी जब भी पीता हूँ तो मुझे तुरंत कॉफ़ी ये मेरी आ भी गई है, और जब भी कॉफ़ी पीता हूँ पता है मुझे कार्डी याद आ जाता है, तो कार्डी की बड़ी याद आती है। ये कार्डी कौन था? ये कार्डी से ही तो कॉफ़ी की खोज शुरू हुई, ये मैं बताऊंगा। तो अब ऐसा करते हैं साथियों कि बहुत समय हो गया है, मैं तो बोलता ही रहूँगा, और मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि विज्ञान को भी हम किस्से कहानियों में किस तरह से मज़ेदार ढंग से बता सकते हैं। हम किस्सा गोई में सारे विज्ञान को, मैंने जैसे बताया था कि तत्वों की सारणी के लिए जैसे माँ मारिया को बताया था, उसकी कहानी बताई थी। मैं मेघना साहा की कहानी बताऊं कि 12वीं में पढ़ते थे, जूता नहीं था, स्कूल से निकाल दिया गया था उनमें से, और तारों में कौन से तत्व हैं इसकी खोज कर डाली उन्होंने, इस तरह से। या सीवी रमन साहब की कहानी अन्नामणि, अन्नामणि के बारे में कोई जानता ही नहीं आज हमारे यहाँ। विश्व की उन शीर्षतम जो है मौसम वैज्ञानिकों में से वो हैं, और वो अन्नामणि
जिसने 100 से अधिक उपकरण बनाए मौसम वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, वो हमारे केरल की थी, हमें ये भी पता नहीं है। तो तमाम विज्ञान और वैज्ञानिक ऐसे हैं साथियों जिनके बारे में हम किस्से कहानियों के जरिए बच्चों को भी बता सकते हैं, खुद भी अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और अपने साथियों को भी बता सकते हैं। मेरे ख्याल से समय काफ़ी हो चुका है, मुझे मालूम नहीं है, इसलिए ये अनुभव करके कि समय अधिक हो गया है, मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ कि मुझे यहीं पर अपनी बात पूरी करनी होगी और फिर आगे समय मिलने पर कभी मिलेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी है ज़िंदगी की ओर से मुझे यह अवसर दिया गया कि मैं आपसे बातें कर सकूं। इसके लिए मैं ऋषि जी और हिंदगी हिंदी है ज़िंदगी का बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने अवसर दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे और फिर बातें करेंगे। ठीक है, नमस्कार।